नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। 4 दिन के यूपी दौरे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। वहां की जनता जाति और धर्म की राजनीति से परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जनता छुटकारा चाहती है। छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं। यूपी के किसान भी धान की कीमत चाहते हैं। खुले में घूमने वाले जानवरों से आजादी और गोबर की खरीदी हो, ऐसा सभी चाहते हैं। वहीं पंजाब में ईडी के छापे पर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ती है और सेंट्रल एजेंसी साथ रहती है। सीबीआई, ईडी, आईटी सब अंपायर की भूमिका निभाते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। सवाल यह है कि विपक्ष के लोगों के घर पर ही क्यों रेड पड़ती है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से औपचारिक मुलाकात हुई है। इस दौरान कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं को यूपी में स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने पर भूपेश बघेल ने चुटकी ली। साथ ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कलेक्टरों से रिपोर्ट मंगाई जाएगी और इस आधार पर तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जाति के और धर्म की जो राजनीति जो कर रहे हैं उससे वहाँ की जनता ऊब चुकी है। वो अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं उस राज्य में विपक्ष के लोगों की यहाँ रेड पड़ती है। क्यों उत्तर प्रदेश में योगी के रिश्तेदारों के यहाँ छापा नहीं पड़ा? भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती है और सेंट्रल एजेंसियां भी उसके साथ रहती है। राहुल गांधी जी से मुलाकात भी हुई, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई, औपचारिक भेंट थी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और तमाम लोग हैं और उसको इस लायक भी नहीं समझे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ स्टार प्रचारक बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यदि जिनको टोकन प्राप्त है और यदि समय सीमा पे वो नहीं बिकता तो उसे अध्ययन कर लेंगे, कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा के उसे बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री की राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति और कांग्रेस के प्रत्याशियों की स्थिति की जानकारी दी। इसके साथ साथ उन्होंने पिछले 3 दिनों में प्रचार के दौरान क्या कुछ किया इसके बारे में भी बताया। मुलाकात के दौरान भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को अपने पुत्र के विवाह समारोह में भी आने का निमंत्रण दिया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ की कई फ्लैगशिप योजनाओं को चुनावी राज्यों के घोषणा पत्र में शामिल करने को लेकर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी बात कही थी, लेकिन यूपी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि एमएसपी में वृद्धि नहीं की गई, लेकिन खेती में लागत बढ़ गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहली बार किसानों पर टैक्स लादा गया है। डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि खुले जानवरों की से खेती को नुकसान हो रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। किसानों को हर स्थिति में कुचलने की कोशिश हो रही है। जिस जीएसटी का ये दम भरते हैं, वन नेशन वन टैक्स, वो कपड़े जूते से लेकर कृषि यंत्रों पर, आज तक के कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। पहली बार इस देश में किसानों पर टैक्स लादा गया। और वहीं तक कि नहीं, बल्कि जो डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार जो बढ़ रहे हैं उसका प्रभाव निश्चित रूप से कृषि उत्पाद पे पड़ रहा है। अन्नदाताओं को हर स्थिति में कुचलने की कोशिश, और उसके जीता जागता उदाहरण आपने लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि मंत्री के पुत्र ने किस प्रकार से किसानों की छाती पे गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदा और कुचला और ये बताया कि अन्नदाताओं का हर्ष यही होने वाला है। आपको यदि किसान के अन्नदाताओं के फसल का लाभ दिलाना है तो निश्चित रूप से
इस सरकार को अपदस्थ करना होगा और ये इन सवालों के उत्तर प्रदेश के किसान जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 1 बूथ 20 यूथ की तर्ज पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी अब तैयारी कर रही है 1 बूथ 10 यूथ की। इस प्लानिंग के तहत कांग्रेस प्रदेश के 23,737 बूथ के लिए 2.5 लाख युवकों की टीम तैयार करेगी। इसके लिए विधानसभा स्तर पर प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे। युवा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अमरजीत सिंह चावला ने बताया कि युवा कांग्रेस के अलावा महिला कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस की भी बूथ स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। बूथ स्तर पर तैयार की जाने वाली टीम के सदस्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के लिए मतदान होने तक रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस बूथ स्तर पर अपनी टीम तैयार कर रही है, जिसमें कांग्रेस के सभी विंग के लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का कोई संघीय ढांचा नहीं है, इसलिए बीजेपी की नकल करते हुए अब बूथ की ओर ध्यान दिया जा रहा है। सचिवों को हम नियुक्त कर सके ताकि हर विधानसभा में एक सचिव को प्रभार दे सकें, ताकि संगठन के साथ साथ अन्य गतिविधियां चल सके। हम लोगों का ये प्रयास है। उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस के साथियों को हम जिम्मेदारी दिए हैं, हर बूथ 10 यूथ कम से कम होना चाहिए। शुरू से चल रहा है, जो उसके कार्यप्रणाली में शामिल है कि 1 बूथ 10 यूथ, तो वो यूथ कांग्रेस जो है वो हर पोलिंग बूथ पे 10 सदस्य बनाने का काम अलग से अपना करेगी। तो इसलिए वो जो है सर्वाधिक जिम्मेदारी वाला काम युवा कांग्रेस को मिला है। मोर्चा की जो हमारी तर्ज थी कि एक बूथ पर 10 जवान, उसी स्तर पर एक बूथ और 10 यूथ की परिकल्पना कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब उनको जब ये लगने लगा कि उनका अस्तित्व पूरे देश में समाप्त हो रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द ही नई नियुक्तियां की जाएंगी। हर विधानसभा के लिए एक प्रदेश सचिव बनाया जाएगा। इसके अलावा संचार विभाग का भी विस्तार होगा। कुछ नए प्रवक्ता भी बनाए जाने की चर्चा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये नियुक्तियां की जा रही है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, ये लिस्ट जारी भी कर दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में प्रदेश सचिव बनाए जाएंगे। उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष के पास पार्टी और संगठन के बहुत से काम रहते हैं, इस वजह से संगठन ने सभी विधानसभाओं में प्रदेश सचिव बनाने का निर्णय लिया है। ये प्रदेश सचिव संगठन के कामों के साथ साथ सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिवों की नियुक्ति होना है। उसके लिए हम लोग प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं। वरिष्ठ नेताओं से भी हम चर्चा करके सचिवों को हम नियुक्त कर सके, ताकि हर विधानसभा में एक सचिव को प्रभार दे सकें, ताकि संगठन के साथ साथ अन्य गतिविधियां चल सके। हम लोगों का ये प्रयास है। रायपुर नगर निगम व्यापारिक संस्थानों से स्लैब के अनुसार यूजर चार्जेस वसूलने जा रहा है, जिसका विरोध शहर के व्यापारी कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर रायपुर जिला भाजपा और कई व्यापारी संघ के पदाधिकारी नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनको ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि नगर निगम व्यापारियों से अलग अलग स्लैब में यूजर चार्जेस वसूल रहा है। इसके कारण व्यापारियों को सालाना करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि चार्जेस के लिए स्लैब साल 2017 में बनाया गया था, लेकिन वसूली नहीं की गई। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के लिए यूजर चार्जेस लेना कि जो निर्देश दिया गया है वो केंद्र सरकार का है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से कम यूजर चार्ज लिया जा रहा है, फिर भी हम व्यापारियों के लिए क्या मदद कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। का निर्देश आया कि अनिवार्य रूप से यूजर चार्ज लेना है हमारी सरकार। और अगर सुनो ना, अगर नहीं लेंगे यूजर चार्ज तो जितने सरकारी छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और आम चुनाव और उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। कुल 1066 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए मतदाता 18 प्रकार के दस्तावेज का उपयोग कर सकेंगे। आम और उपचुनाव के तहत 330
पंच पदों के लिए 733, 152 सरपंच पदों के लिए 455, 27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव में मतदान मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से ये चुनाव होंगे। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। हर केंद्र में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मी और 1 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। कल होने वाले चुनाव से पहले आज दोपहर से मतदान दल निर्वाचन केंद्रों के लिए रवाना हुए। पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम साल 2003 में संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। अधिनियम की धारा 3, 4, 12, 13, 21 और 27 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति खुद या किसी दूसरे की तरफ से कोई हुक्का बार ना तो खोलेगा, ना ही भोजनालय या फिर किसी भी जगह पर ग्राहकों को देगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा। साथ ही उप निरीक्षक से ऊपर के पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी को अगर ये लगता है कि कहीं पर इसका उल्लंघन हुआ है तो वो संबंधित सामग्री को जब्त कर सकेगा। इसका उल्लंघन करने वालों को कम से कम 1 साल की सजा और 10,000 रुपए के दंड का प्रावधान होगा। इसके तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। छत्तीसगढ़ में 27 दिसंबर से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हुई है। इसके बाद सरकार ने भी एहतियात के तौर पर पाबंदियां लागू कर दी, लेकिन धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 20 दिन बाद ही 100 गुना तक बढ़ गई। अब प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 5,000 नए मरीज मिल रहे हैं। संक्रमण दर भी 12% के पार पहुंच गया है। हालांकि विशेषज्ञ अभी इन आंकड़ों को भी कम बता रहे हैं और उनका मानना है कि पीक अभी आना बाकी है। इसके आने पर वर्तमान की तुलना में प्रतिदिन 5 से 7 गुना ज्यादा मरीज मिल सकते हैं, यानी प्रतिदिन लगभग 30,000 संक्रमित मिल सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह समय जनवरी के अंतिम या फिर फरवरी के शुरुआती सप्ताह में आ सकती है। हालांकि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ होंगे। इसके ही साथ गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश में करीब 25,000 सामान्य एचडीयू और आईसीयू बिस्तर तैयार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरू में आ सकता है। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो यह पीक कभी भी आ सकता है। कोविड अनुरूप व्यवहार का पूरी तरह पालन करें। छत्तीसगढ़ 100% टीकाकरण से सिर्फ एक कदम ही दूर रह गया है। प्रदेश भर में 99% लोगों को प्रदेश भर में पहला डोज लग चुका है। वहीं 68% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। 15 से 18 साल के किशोरों को 53% से ज्यादा को पहला डोज लग चुका है। 53% से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा है। इसी तरह अब तक प्रदेश में 3,35,00,000 से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द 100% टीकाकरण हो जाए। इसके लिए पहले डोज में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है। इसके लिए अतिरिक्त टीमें भी तैयार की जा रही हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर का। सुकमा से मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। सर्चिंग के दौरान डीआरजी के जवानों से भिड़ंत हुई है। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। कल इसी जगह पर एक महिला नक्सली को भी ढेर किया गया था। दंतेवाड़ा डीआरजी एसटीएफ सीआरपीएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सर्चिंग अभियान अभी जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजा से। राजा, लगातार एक दिन बाद फिर से बड़ी सफलता लगी है पुलिस को। देखिए, कल जो मुठभेड़ हुई थी उसके बाद जो खबरें थी कि उस इलाके में पहाड़ी में कुछ नक्सली छुपे हुए हैं जो जिन्हें घेरने सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कल मुठभेड़ में एक महिला नक्सली सुकमा एसपी के निर्देश पे जो डीआरजी की टीम निकली थी, उन्होंने उनके साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया था। साथ ही जिसके बाद उस इलाके में लगातार जो नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिल रही थी, उसके बाद से ही अलग अलग इलाकों से टीमें भेजी गई थी। दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर एक डीआरजी की टीम उस इलाके से उस पहाड़ी को घेरने के लिए पहुंची थी, जिनसे आज मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली उस मुठभेड़ में मारा गया, ऐसी खबर मिल रही है। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी जो बस्तर आईजी है उन्होंने कर दी है। साथ ही उस इलाके की सर्चिंग लगातार जारी।
जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर सुकमा से आपको बता दें, अस्थायी नक्सली कैंप से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। करीगुंडम इलाके में सर्चिंग के दौरान ये सामान बरामद हुआ है। सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। एसपी सुनील शर्मा ने पुष्टि भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, अस्थायी नक्सली कैंप से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। करीगुंडम इलाके में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि भी की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको जांजगीर से बता दें, सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने कोरबी बिरगहनी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। पिछले 9 घंटे से ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार भी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजकुमार साहू से। राजकुमार, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये आकांक्षा ये बलौदा क्षेत्र के कोरबी गांव का मामला है। ये बीती रात की घटना है। इसमें पुलिस के मुताबिक ये सड़क हादसे से युवक की मौत हुई है। हालांकि परिजन है, उनका कहना है कि युवक की संदेहास्पद मौत हुई है और जिसके बाद से ग्रामीणों ने करीब 9 घंटे से ये चक्का जाम किया है और मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। इसमें जो ग्रामीण हैं उनके तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जब युवक की मौत हुई और डायल 112 की टीम आई तो स्थानीय लोगों को या कोटवार को क्यों सूचना नहीं दी गई। इसके अलावा इनका कहना है कि मौके पर जो खून था उसे पानी से किसने धोया। इस तरह के जो ग्रामीण है वो पुलिस और प्रशासन पे सवाल कर रहे हैं पुलिस से, लेकिन इसके बाद से जब ग्रामीणों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो पिछले 9 घंटे से ये सड़क जाम है और ये ग्रामीण है वो उनके द्वारा 50 लाख रुपए मुआवजे और नो एंट्री की मांग के साथ साथ सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजकुमार। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।